अब इसके बाद हम फुला लीड के पायरेट आइलैंड का सीन देखते हैं, जिसे कि पायरेट्स के लिए जन्नत भी कहा जाता है और इसी जगह पर ब्लैक बियर्ड का हेडक्वार्टर भी है। चारों तरफ लोग मजे कर रहे होते हैं और हम ब्लैक बियर्ड को देखते हैं, जहाँ पर इसके टेबल के सामने चाय समोसे रखे हुए थे और न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज भी ओपन होता है, जिसके ऊपर साबू की फोटो लगी हुई थी और इसके बारे में एक आर्टिकल लिखा हुआ था और ब्लैक बियर्ड उसी पेपर को बस घूरे जा रहा था। और दूसरी तरफ गेको मोरिया पायरेट आइलैंड पर पहुंच चुका था और अपनी ज़ोंबी आर्मी को भी यहाँ पर लेकर आ चुका था और पायरेट आइलैंड के ऊपर इन सभी को खुला छोड़ देता है और गेको मोरिया अभी यहाँ पर अपने बाकी के साथियों को लेने के लिए आया होता है। यहाँ पर मौजूद सभी पायरेट्स ज़ोंबीज पर हमला कर देते हैं पर गोली बारूद कुछ भी इन ज़ोंबीज पर काम नहीं करता है। तभी गेको मोरिया एक सोल्जर को पकड़ता है और कहता है कि बताओ आखिर एप्सिलॉन कहाँ पर है, और ये सोल्जर मना कर देता है कि मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, जिस पर गेको मोरिया को गुस्सा आता है और इस पायरेट को दूर पटक देता है और बोलता है कि टीच बाहर निकलो, ब्लैक बियर्ड बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और ब्लैक बियर्ड जो कि ये सारा नजारा मॉनिटर के ऊपर देख रहा था, जैसे ही गेको मोरिया को दिखता है तो इसके चेहरे पर एक डेविलिश सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि गेको मोरिया का डेविल फ्रूट ब्लैक बियर्ड को चाहिए था। और इस तरफ गेको मोरिया अपने ज़ोंबी बैट का यूज करके इन सभी पर हमला कर देता है और एक सोल्जर से कहता है कि जल्दी बताओ ब्लैक बियर्ड कहाँ पर है, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। जिस पर पायरेट एक इशारा करता है एक बिल्डिंग की तरफ और उस बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए गेको मोरिया चिल्लाता है कि बाहर निकलो ब्लैक बियर्ड, वरना मैं घसीटते हुए तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल कर लेकर आऊंगा। और तभी हम ब्लैक बियर्ड पायरेट्स की 4th शिप का कैप्टन देखते हैं, जिसे कि करप्ट किंग अवालो बिजारो के नाम से भी जाना जाता है। और इसके सोल्जर्स इसे बताते हैं कि असल में ये जो गेको मोरिया है ये अपने उसी इनविजिबल मैन जिसका नाम एप्सिलॉन है उसे लेने आया है और हमारे कैप्टन से मिलना चाहता है, जिस पर बिजारो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? और गेको मोरिया तेजी से उसी बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ता है कि तभी से एप्सिलॉन नजर आ जाता है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था और गेको मोरिया को आवाज देते हुए कहता है कि बॉस फाइनली आप यहाँ पर आ ही गए। हाँ, पर माफ करना, मैं यहाँ पर मौज मस्ती में इतना ज्यादा खो गया था कि मुझे आपका ख्याल ही नहीं रहा। एप्सिलॉन, तुम्हें पता है ना ब्लैक बियर्ड पायरेट्स पावर यूजर्स को हंट करती है, उन सभी के डेविल फ्रूट की ताकत को ये लोग चुरा लेते हैं और तुम्हारा ये डेविल फ्रूट क्लियर डेविल फ्रूट बहुत ही ज्यादा रेयर है, जिसका यूज करके तुम इनविजिबल बन सकते हो। लोग तुम्हारे डेविल फ्रूट के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। जिस पर एप्सिलॉन हंसता है और कहता है कि जी सर, मुझे इसके बारे में मालूम है। कि तभी यहाँ पर एक इनविजिबल पर्सन आता है और गेको मोरिया के पीछे से इस पर अटैक कर देता है। आखिर वो कौन है जिसने मुझ पर पीछे से हमला किया? और तभी शिरियो गेको मोरिया के सामने आ जाता है और बोलता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना? और गाइस, आप लोग देख कर ही पता लगा सकते हो कि शिरियो इस वक्त क्लियर फ्रूट का ओनर बन चुका है और साथ ही में ब्लैक बियर्ड पायरेट्स की जो 2nd शिप है उसका कैप्टन भी है। और गेको मोरिया जैसे ही इस डेविल फ्रूट को यूज करते हुए देखता है तो गुस्से से तिल मिला उठता है। गेको मोरिया एप्सिलॉन की तरफ देखता है और चिल्लाते हुए कहता है कि अगर इसके पास क्लियर फ्रूट की ताकत है तो आखिर तुम हो कौन? जिस पर एप्सिलॉन यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और यहाँ से डंप लगाकर नीचे आ जाता है और कैटरीना डिवोन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसे कि क्रेसेंट मून हंटर के नाम से भी जाना जाता है। और इस अजीब सी दिखने वाली औरत ने एक मिथिकल टाइप के डेविल फ्रूट को खाया हुआ है, जिसका नाम है डॉग फ्रूट और ब्लैक बियर्ड की 6th शिप की कैप्टन भी है। और इसके डेविल फ्रूट का मॉडल है 9-tailed फॉक्स, नरूटो वाला नहीं गाइस, वन पीस वाला। अब गेको मोरिया इसे देख कर कहता है कि तुमने एप्सिलॉन के साथ क्या किया? उसे तो हमने जान से मार दिया है, अगर तुम्हें उसकी लाश चाहिए तो जरूर से रख सकते हो। ये सुनकर गेको मोरिया को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तुमने मेरे दोस्त को जान से मार दिया, मैं उसका बदला जरूर लूंगा। और तभी हम उस बिल्डिंग के अंदर ब्लैक बियर्ड को देखते हैं, जो कि अपना हाथ ऊपर उठाता है और ट्रिम फ्रूट की ताकत का यूज करता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है और सभी लोग शांत हो जाते हैं और चारों डायरेक्शन में ब्लैक बियर्ड की आवाज गूंजने लगती है। और गेको मोरिया से चिल्लाकर कहता है कि गेको मोरिया, अभी तुम जिस आइलैंड पर खड़े हो उसे पायरेट्स का पैराडाइज कहा जाता है और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर मेरे लोगों के मजे को खराब करो। ब्लैक बियर्ड के बच्चे, तू एक बार बाहर निकल, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला। हाँ, यहाँ पर जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, हेलो, क्या तुम सभी को पार्टी करना पसंद है क्या? जानता हूँ गेको मोरिया, तुम्हें भी पार्टीज बहुत ज्यादा पसंद है, क्यों है ना? और सभी लोग गेको मोरिया पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। असली पार्टी तो इस वक्त मेरी चॉइस में चल रही है, क्योंकि रेवरी की उस मीटिंग के 4थे दिन पर रेवोल्यूशनरी आर्मी के वो सभी लोग कुमा को वापस लेने के लिए अपीयर हो गए थे, जहाँ पर नेवी एडमिरल रियोकोको और फुजितोरा इनके बीच में एक बहुत खतरनाक लड़ाई भी हुई थी। और यहाँ पर एक पार्टी तो चल ही रही है, पर दूसरी पार्टी चल रही है लैंड ऑफ वानो के अंदर, जहाँ पर बीस्ट पायरेट्स का लीडर काइडो अभी मौजूद है। और सुनने में ये भी आया है कि स्ट्रॉ हेड और बाकी के जो वर्स्ट जनरेशन के पायरेट्स हैं, ये सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। और दूसरी तरफ बिग बॉम, जो कि 4 एम्प्रेस में से एक है, वो भी स्ट्रॉ हेड को चेस करते हुए वानो कंट्री की तरफ आगे बढ़ रही है। तो तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होगा? हाँ, खेल तो शुरू हो चुका है। असली गद्दी पर बैठने के लिए जितने भी ताकतवर लोग हैं, सभी लोग एक दूसरे को कुचलने के लिए इस खूनी खेल में उतर चुके हैं। इसके
चुका। और आशिरा दोजी यहाँ से जाने लगता है, पर ओकीको इसे रोक लेती है। मुझे मत रोको, तुम लोगों के जाने के बाद पिछले 20 सालों से मैं वानो को देखता हुआ आ रहा हूँ। तुम्हें नहीं मालूम कि हमने कैसी सिचुएशंस का सामना किया है। तुम यहाँ पर अचानक से आते हो और मुंह उठाकर कुछ भी कह देते हो और उम्मीद करते हो कि मैं यकीन कर लूंगा। हाँ, क्या तुम लोग नहीं जानते जब हम लोग ओडिन सामा से नहीं मिले थे तो उससे पहले हम लोग क्या थे? ये बात सच है कि मैं ओडिन सामा का एक फॉलोअर था, पर मैं कभी भी कोजुकी क्लैन का कोई नौकर नहीं था। जिसके बाद इसकी नजर मोमो पर जाती है। आशिरा, एक बात याद रखना, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं तुम्हें हमारी टीम में वापस ला कर ही रहूंगा। जिस पर आशिरा दोजी यहाँ से जाते हुए कहने लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है किनेमोन, अब 20 सालों के बाद कुछ भी नहीं बदलने वाला, कोशिश करते रहो, पर इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाला हूँ। अब यहाँ पर राइजो आ जाता है जो कि इन सभी को लूफी के बारे में खबर देता है और बताता है कि अभी इस वक्त लूफी को उडोन के अंदर एक प्रिजन में कैद कर दिया गया है। ठीक है राइजो, अब इस मैटर को तुम ही संभालोगे और लूफी के बारे में सारी जानकारी मुझे आकर देना। इसके बाद हम ओथामा को देखते हैं जहाँ पर फाइनली इसे होश आ चुका है और तभी सबसे पहले लूफी और हॉर्सेलिना के बारे में पूछती है, जिस पर चॉपर इसे बताता है हॉर्सेलिना ठीक है, पर वो लोग लूफी को घसीटते हुए उडोन कैंप पे लेकर चले गए। ये सुनकर ओथामा को लूफी की फिक्र होती है। और तुम चिंता मत करो ओतामा, लूफी हमारा कैप्टन है और ऐसी सिचुएशंस में तो वो बहुत बार पड़ चुका है और सही सलामत हमारे पास वापस भी आ जाएगा। इसके बाद हम उडोन के उसी लेबर कैंप में देखते हैं जहाँ पर राइजो पहुँच जाता है और हम लूफी को भी देखते हैं और यहाँ पर लूफी से भी काम कराया जाता है और इतना ज्यादा काम कराने के बदले में लूफी को बस एक डंपलिन दिया जाता है। 5 बड़े बड़े रॉक्स को उठाने के बदले तुम्हें बस यही मिलेगा। और जैसे ही लूफी इसे खाने लगता है तभी पीछे से किड दौड़ते हुए आता है मेरा रास्ते से हट जाओ स्ट्राइड। और इसी दौरान लूफी का डंपलिंग भी इसके हाथों से नीचे गिर जाता है और किड इसके डंपलिंग को रौंद देता है। साले किड, तू नहीं बचेगा। अरे यार, इतनी मुश्किल से एक मोमो का पीस मिला था, वो भी नहीं नसीब में। इसके बाद हम रॉबिन और फ्रैंकी को भी देखते हैं जहाँ पर ये लोग सांजी के बनाए गए नूडल्स को खा रहे होते हैं और सांजी के नूडल्स पूरे फ्लावर कैपिटल में काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं और सांजी की शॉप के ऊपर कुड़ियों की लाइन लग चुकी थी। तभी अखबार वाला यहाँ पर आ जाता है। सुनो सुनो सुनो, आज की ताजा खबर। और एक खबर उसी रहस्यमयी भूत से रिलेटेड है। फ्रैंकी उस पेपर को लेता है जहाँ पर हितातेरी कामाजू नाम के एक बंदे के बारे में लिखा होता है जो कि अब वांटेड लिस्ट में आ चुका है और ये एक ऐसा किलर है जो कि रात के अंधेरे में लोगों को मारता है। आसपास के लोग इस न्यूज को सुनकर दंग रह जाते हैं। आगे सुनिए दोस्तों, और शमित्सी कोसा नाम का एक और आदमी भी है जो कि रात के पहर में लोगों के घर के अंदर डाका डालता है और ये चोर काफी ज्यादा अलग है क्योंकि अमीरों से चुराया गया पैसा ये गरीबों में बांट देता है। अभी विलन है या फिर हीरो, इसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम है और सभी लोग इस बंदे के बारे में सुनकर एक्साइटेड हो जाते हैं। और तभी उस सब की नजर एक और आदमी पर जाती है जिसके पैर के ऊपर वही क्रेसेंट मून वाला टैटू बना होता है और जब इस बंदे को वो लेटर मिलता है तो ये भी पूरी प्लानिंग समझ जाता है और हार्ड पायरेट्स के बाकी के जो लोग थे वो सब लोग भी कैपिटल में घूम घूम कर लोगों को ढूंढ ढूंढ कर इस लेटर को सभी तक पहुंचा रहे थे। और यहाँ पर जिन जिन को भी ये लेटर मिला था सभी लोग इसे देख कर हैरान थे और काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थे कि आखिरकार 20 सालों का ये इंतजार खत्म हुआ और सभी लोग अपने मन में कहते हैं कि फाइनली कोजोकी क्लैन वापस आ चुका है। और यहाँ पर हम कुछ सैमुराइज को भी देखते हैं जो कि कैपिटल में ही रहा करते हैं पर इनकी आइडेंटिटीज के बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। और जब इन सभी को ये लेटर मिलता है तो आपस में सभी लोग डिस्कशन करने लगते हैं। कुछ लोगों के मन में अभी भी सवाल होते हैं कि क्या ये वाकई ही में सच है क्या या फिर ये कोई प्रैंक है। अगर ये मजाक भी हुआ ना तो भी मैं तंग आ चुका हूँ। मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा इसको हकीकत बनाने में। जिस पर दूसरा बंदा दाढ़ी खचाते हुए कहता है कि वो सब तो ठीक है पर आखिर हमारे पास इतने सारे वेपन्स कहाँ से आएंगे भाई। वानो सैमुराइज की कंट्री मानी जाती है पर यहाँ पर हमें हमारी तलवार तक को हमारे साथ रखने की इजाजत नहीं है। और मार्शल आर्ट्स के लिए जूडो और कराटे के जो ट्रेनिंग हॉल थे ओरोची ने उन सभी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। पिछले 20 सालों में ओरोची ने हर एक वो कोशिश की है जिसके जरिए से उसके रेबेलियंस को कोई भी मौका ना मिले पनपने का। आखिर हम करे तो करे क्या। जिस पर बंदा पागल हो जाता है और बोलता है कि अगर मुझे अपने हाथों से भी लड़ना पड़े तो भी मैं फाइट करूंगा। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, मुझसे रहा नहीं जा रहा। उस कमीने को तो मैं अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। और यहाँ पर उडन प्रिजन के अंदर किड बहुत सारे डम्पलिंग्स को ठूसे जा रहा था और लूफी स्टोन्स को उठाते हुए कहता है कि बस कुछ दिन और काटो और फिर देख मैं कैसे तेरी बैंड बजाता हूँ। और यहाँ फ्लावर कैपिटल के अंदर हम एक घर में देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग मौजूद होते हैं और शिनोबू और नामी इन लोगों पर नजर रखी हुई थी। दोनों ही छुप छुप कर इनकी बातें सुन रही होती हैं जो कि वेपन्स से रिलेटेड होती हैं। शिनोबू अपने जुत्सु की ताकत का यूज करती है और यहाँ पर एक छोटा सा होल बनाकर देखती है कि आखिर ये दोनों है कौन। और यहाँ पर ये लोग बहुत सारे वेपन्स को फोर्ज करने की बात कर रहे होते हैं। जिस पर दूसरा आदमी कहता है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है क्या। जिस पर पहला ऑफिसर कहता है कि मुझे नहीं पता, काइडो को जो भी चाहिए हमें उसे बनाकर देना ही होगा। हो सकता है कि आउटसाइड वर्ल्ड में कुछ बहुत ही बड़ा हो रहा हो, इसी वजह से काइडो किसी जंग वंग की तैयारी कर रहा है। अब ये सुनकर शिनोबू नामी से कहती है, नोमी मेरी आंखें थोड़ी सी कमजोर हैं, तुम जरा देखो और पता लगाओ कि आखिर उस पेपर पर लिखा क्या है। नामी गौर से देखने लगती है कि तभी लकड़ी के चटकने की आवाज आ जाती है और ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर इंट्रूडर्स आ चुके हैं। शिनोबू और नामी दोनों पैनिक कर जाते हैं और डर के मारे चिल्लाकर यहाँ से भागने लगती हैं। नामी इसे शांत करवाने की कोशिश करती है लेकिन शिनोबू तो गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही होती है। और यहाँ पर ओनिगाशिमा में हम काइडो के 3 सबसे ज्यादा खतरनाक बंदों को देखते हैं और यहाँ पर किंग जैक से कहता है कि जैक यहाँ पर चल क्या रहा है। उडोन से हमें इतने कम वेपन्स क्यों मिल रहे हैं जैक? जिन लेबर्स को तुमने काम पर लगाया उन सभी ने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है क्या? तुम देख जानते हो कि टू फ्लामिंगो के जाने के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही बिजनेस पार्ट बचा हुआ है। जरा ठीक से काम करो क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक इडियट कोई मौजूद है। मुझे एक दूसरा इडियट यहाँ पर नहीं चाहिए। ओ देखो, एक
इडियट दूसरे को इडियट कह रहा है। मैं भी इसे यहाँ पर बर्दाश्त कर रहा हूँ। मुझे बेस के जैसा दूसरा कोई नहीं चाहिए। और तभी किंग क्वीन से कहने लगता है कि वैसे क्वीन एक बात तो बताओ जरा, आखिर तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है उन लोगों की फाइटिंग स्पिरिट को तोड़ने में? तुम्हारे लिए ये काम तो बाएं हाथ का खेल था ना। तो अब क्या हुआ? दोनों बहस करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर नामी और शिनोबू इनके पीछे वो दोनों हाथ धोकर पड़ जाते हैं कि तभी नामी यहाँ पर जबरदस्ती शिनोबू का मुंह बंद कर देती है और किसी क्यूट सी बिल्ली की आवाज निकालने लगती है, जिसे सुनकर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन तभी शिनोबू और नामी नीचे जमीन पर गिर जाते हैं और इनकी आवाज सुनकर ये सभी लोग अपने अपने वेपन्स को उठाते हैं और छत के अंदर गड़ा देते हैं। अब यहाँ पर इतने विस्फोट करने वाले हैं। अभी लोग उड़ ही रहे होते हैं कि तभी नामी की नजर उस लंबी लाइन पर जाती है जो कि सांजी की शॉप के बाहर लगी होती है और सांजी की ये टेस्टी डिश की कुड़ियां तो दीवानी ही हो चुकी थी। ये देखकर नामी कहती है कि यहाँ पर तो कोई भी सैमुराई नहीं है, आखिर ये कर क्या रहा है? यहाँ भी शुरू हो गया ये लौंडी आवाज। जिसके बाद हम यहाँ पर कुछ मिस्टीरियस से लोगों को देखते हैं और सांजी की इस चलती हुई दुकान को देखकर इनकी जलने लगती है और ये लोग कहते हैं कि इसकी वजह से हमारी दुकान नहीं चल रही है। आखिर ये है कौन? देखने से तो नहीं लग रहा कि ये कैपिटल से बिलोंग करता है। हमें इसे जल्द से जल्द सबक सिखाना ही होगा। और यहाँ पर उडोन के अंदर सभी प्रिजनर्स से दिन रात काम करवाया जाता है। बेचारा एक प्रिजनर जब उससे और काम नहीं किया जाता और इसकी बॉडी जवाब दे देती है तो एक बंदा इसे हंटर से मारते हुए कहने लगता है कि अब जबकि तुम काम ही नहीं कर सकते हो तो क्यों ना तुम मर जाओ। तभी हम यहाँ पर एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जहाँ पर इसे बस एक डम्पलिन दिया जाता है। क्या बस इतना ही? हाँ, ये रूल है, जब कोई 5 ब्लॉक्स को उठाएगा तब जाकर उसे एक डम्पलिन दिया जाएगा। अरे तुम्हारी तो बूढ़ी हड्डियों में जोर ही नहीं है, तो क्यों ना तुम मर जाओ और खुद को इस जिंदगी से आजाद कर लो। हाँ। और ये ओल्ड मैन रोने लगता है और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैंने दिन रात मेहनत की, दिन रात मैं ब्लॉक्स को घसीटता रहा और तुम मुझे ये दे रहे हो? हाँ। ये सुनकर इस बंदे को गुस्सा आ जाता है। क्या कहा तूने? और ऐसा बोलकर अपने आयरन बैट से घुमाकर इसके एक मारता है और ये बूढ़ा आदमी दूर जाकर गिर जाता है। तब इसका एक साथी यहाँ पर आता है और इसे उठाने की कोशिश करता है। प्लीज सर ऐसा मत कीजिए। और यहाँ पर लूफी ने कंधे पर उन ब्लॉक्स को उठाया होता है और दौड़ते हुए यहाँ पर आता है। हट जाओ सारे! कि तभी किड भी यहाँ पर आ जाता है। सभी लोग मेरे रास्ते से हट जाओ वरना सबके सब मारे जाओगे। लूफी और किड दोनों जंप लगाते हैं और उस ब्लॉक को सीधा उस शिप पर दे मारते हैं और शिप का लेबर कहने लगता है कि भाई ये कर क्या रहे हो तुम लोग? आज के दिन का काम पूरा हो चुका है, अब और ब्लॉक्स मत उठाओ वरना ये शिप डूब जाएगी। तो दूसरी शिप लेकर आओ। दोनों आपस में रेस लगाते हैं और कम्पीट कर रहे होते हैं, जिसे देखकर यहाँ का मैनेजर कहने लगता है कि आखिर इन लोगों ने कितने ब्लॉक स्टोन्स को उठा लिया है अभी तक भाई? जिस पर इसका ये गार्ड बताता है कि बॉस दरअसल ये अभी तक 500 से भी ज्यादा ब्लॉक्स को उठा चुके हैं। ये सुनकर ये हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या भाई इन लोगों ने सी प्रिज्म स्टोन नहीं पहना हुआ क्या? सर जी हाँ पहना तो हुआ है, लेकिन फिर भी इतना कमजोर होने के बावजूद भी इनकी ताकत किसी आम इंसान से बहुत ही ज्यादा है सर। ये सुनकर इस मैनेजर के पसीने छूटने लगते हैं और बोलता है कि जरा इमेजिन करो अगर हैंड कव्स के साथ इनकी ताकत ये है तो बिना हैंड कव्स के ये लोग क्या बवाल मचाएंगे। और तभी लूफी और किड उन फूड टोकन्स का अंबार खड़ा कर देते हैं, जिसे देखकर ये बंदा भी हैरान हो जाता है कि भाई इन दोनों के पास इतने सारे फूड टोकन्स कैसे आए। और लूफी और किड दोनों बहुत सारा खाना खाते हैं और आपस में कम्पीट करने लगते हैं दोबारा से कि इनमें से कौन ज्यादा खाएगा। किड के बच्चे अब तो देख कैसे खाते हैं। मैं तुमसे भी ज्यादा खाऊंगा, देख लेना। अच्छा आज देखते हैं। और इनकी हरकतें देखकर कुछ गार्ड्स कहने लगते हैं कि कल तक तो ये लोग बुरी तरह से इंजर्ड थे, अपने पैरों के बल खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और आज देखो ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें कभी कोई चोट लगी ही नहीं थी। आखिर हम इनकी फाइटिंग स्पिरिट्स को कैसे तोड़ेंगे? ऐसे तो हम कभी भी क्वीन सामा का दिया गया मिशन पूरा नहीं कर पाएंगे। तभी हम एक और ऑफिशियल को देखते हैं जिसे कि काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि इसके डम्पलिंग्स पूरी तरह से सवाचट हो चुके हैं। और इस बंदे का नाम है ताबुन, जो कि एक वाइस वार्डन है और ये बंदा एक हिप्पो स्माइल फ्रूट ईटर है, जिसकी वजह से इसकी आधी बॉडी हिप्पो की है और आधी हिप्पो की बॉडी के अंदर ये है खुद। ये बंदा प्रिजन के अंदर आ जाता है और आकर कहता है कि मुझे अभी के अभी उस प्रिजनर को लाकर दो जिसने सारे के सारे डम्पलिंग्स खा लिए। और इसके पैरों के नीचे ये ओल्ड मैन दब जाता है और वाइस वार्डन चिल्लाते हुए कहता है उन दोनों को मेरे सामने लेकर आओ जिन लोगों ने मेरे डम्पलिंग्स को खा लिया है। कि तभी लूफी और किड को लाया जाता है और भाई साहब इतना ठूस ठूस के इन दोनों ने खाया होता है कि इनका पेट और साइज बहुत बड़ा हो चुका था। बाकी के प्रिजनर्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जेल में रहने के बावजूद भी ये लोग पेट भर कर खा पा रहे हैं। तभी लूफी की नजर उस ओल्ड मैन पर जाती है और इसे बचाने के लिए आगे जाने लगता है। पर तभी दूसरा गार्ड बताने लगता है कि एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने यहाँ पर किसी भी गार्ड पर हाथ उठाने की कोशिश की या उनसे पंगा लेने की कोशिश की तो सबसे पहले तुम्हारे हाथों को काटा जाएगा और दूसरी बार अगर तुमने इस पर हाथ उठाया तो तुम्हारी एक टांग काट दी जाएगी। और ऐसा बोलकर ये वाइस वार्डन सीधा जाता है और लूफी और किड को अपने मुंह में धर लेता है और सभी लोग कहने लगते हैं कि बेचारों की कितनी बुरी किस्मत है, इन्हें तो एक हिप्पो सीधा निकल ही गया। और तभी अचानक से ये हिप्पो हवा में उड़ने लगता है और लूफी
उड़ान के उस कैंप के अंदर है तो मैंने पूरा भरोसा ये फ्लावर फेस्टिवल वाले दिन तो पहला लूफी वहाँ से निकल ही जाएगा। और तभी हम उन्हीं 3 लोगों को देखते हैं जो कि सांजी की दुकान को बंद कराने के लिए आए होते हैं और हमें पता चलता है कि असल में ये लोग किरोशिरो फैमिली से बिलोंग करते हैं। तब इनके सामने एक छोटी बच्ची होती है जो इन्हें देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और तभी सांजी इन तीनों से कहता है कि अगर तुम लोग कस्टमर बनकर आए हो तो बेहतर यही होगा कि लाइन में लग जाओ। अब यहाँ पर कस्टमर बन के नहीं बल्कि ये पूछने आए हैं कि तुम्हें किसने इजाजत दी कि तुम इस जगह पर बिजनेस कर सकते हो। हाँ? हम लोग किरोशिरो फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये हमारा इलाका है जहाँ पर तुम बिना किसी परमिशन के अपनी दुकान को चला रहे हो। यहाँ पर सिर्फ वही लोग दुकान चला सकते हैं जो कि हमें इसके लिए कीमत अदा करते हैं। कियोशिरो का नाम सुनकर रॉबिन बताने लगती है, मैं इस इंसान से पहले मिल चुकी हूँ दोस्तों। ये एक एरोगेंट सैमुराई है जो कि याकुजा नाम के एक ग्रुप का लीडर है और वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये लोग सांजी को धमकाने लगते हैं, अगर रोकड़ा नहीं दिया ना तो तुम्हारी शॉप और तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है कभी भी। चिंता मत करो, मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं तुम्हें मैनेज कर लूंगा। ये सुनकर इनमें से एक बंदा जाता है और सांजी की दुकान पर एक जोरदार किक मार के सांजी का सारा सामान गिरा देता है। हमने कहा था ना तुम स्ट्रॉन्ग हो, तो बचा लो अपनी दुकान का। और तभी वो छोटी बच्ची जो कि उस नूडल को एंजॉय कर रही थी, इनमें से एक बंदा उसके हाथ से नूडल्स को गिरा देता है और बोलता है कि मैंने कहा ना आज के बाद कोई भी इस दुकान से नूडल्स नहीं खाएगा। ये छोटी बच्ची जो कि अभी हंस रही थी अचानक से रोने लगती है पर फिर भी हंसती है। ये सुनकर फ्रैंकी पाजी का दिमाग खराब हो जाता है। ओए हंस दिया कि रोन दिया? ओए समझ नहीं आ रहा कुछ। अब सांजी को गुस्सा आ जाता है कि इन लोगों ने एक छोटी सी बच्ची को रुला दिया और ऊपर से इन लोगों ने खाने को भी बर्बाद कर दिया। सांजी को संभाल लो, अब उसे हम नहीं रोक पाएंगे। सांजी इस बंदे के पास जाता है, तुमने खाना अधूरा छोड़ा है, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो इसे जल्द से जल्द खत्म करो। पर सांजी की बातों को इग्नोर करते हुए ये बंदा इसका मजाक उड़ाता है। ये देखकर सांजी की सटक जाती है। तभी 2 लोग इस पर हमला कर देते हैं। सांजी इन दोनों को निपटा देता है और इनका बॉस सांजी पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है पर सांजी एक सिंगल किक से ही इसकी तलवार को तोड़ते हुए इसके फेस पर एक जोरदार किक जड़ देता है और ये बंदा भी यहीं पर ढेर हो जाता है और सभी लोग सांजी को देखने लगते हैं। तभी फ्रैंकी भी मैदान में आता है और इनमें से एक को उठाकर सीधा नीचे जमीन पर पटक देता है। इसके बाद हम उस छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि सांजी और फ्रैंकी को देखकर डर जाती है। सांजी इन लोगों को पकड़ता है और वो जो गिरा हुआ खाना था उस खाने को इनके मुंह में ठूसते हुए कहता है कि खाओ इसे, जब तक तुम इसे खत्म नहीं कर देते जाने नहीं दूंगा। तब इन सभी की नजर उस छोटी बच्ची पर जाती है। यार कुड़ी तो बहुत ही अजीब है, ये एक वक्त में रोती भी है ते हंसदी भी है। पर उस सबको याद आता है कि इसने इसे कहीं तो देखा हुआ है और इसे याद आता है कि हाँ एक शाम को जब मैं अपनी शॉप को क्लोज कर रहा था वही तेल बेचकर ये लड़की इसके पास आती है। भैया एक बात तो बताओ जरा, क्या ये किसी के भी जख्म को भर सकता है क्या? हाँ, ये छोटी सी खरौंच से लेकर बड़े से जख्म को भी हील कर सकता है। जिसके बाद सांजी दोबारा से इस लड़की को नूडल्स देता है और इस लड़की का नाम है तोको। और तोको हर बात पे इतना ज्यादा हंसती है कि सभी को ये बच्ची बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। तुम्हें हंसता हुआ देखकर मेरा दिन ही बन गया। भैया मैं अपने काम के लिए लेट हो रही हूँ। जिस पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि भाई इतनी छोटी सी लड़की काम पर जा रही है। सांची इस लड़की से इसका नाम पूछता है। हाँ जी मेरा नाम तोको है पर आप मुझे ओतोको कहकर पुकार सकते हो। जिसके बाद यहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर हमारी जो ओहिरन है वो गुजरने वाली है। अब ओहिरन का नाम सुनकर फ्रैंकी कंफ्यूज हो जाता है और पास से रॉबिन की मास्टर गुजरने लगती है और ये औरत बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है। भाई क्या ये मुंह खोल खोल के बेचारे उस सबको डरा रही है। उस सब की आत्मा ही बाहर आ जाती है इसे देखकर और बताती है कि ओहिरन असल में एक टॉप आइडल के रूप में देखी जाती है और लैंड ऑफ वानो की ये सुपरस्टार है और लॉन्डो में काफी ज्यादा फेमस भी है। इसकी सुंदरता के चर्चे हर जगह होते हैं और इस वक्त लैंड ऑफ वानो के अंदर सिर्फ एक ही ओहिरन बची हुई है जिसका नाम है कोमुरासाकी, जो कि लड़कों के लिए तो उनकी ड्रीम गर्ल है और ये छोटी बच्ची एक कामुरो है यानी कि कोमुरासाकी की असिस्टेंट है और ये बताती है कि अभी थोड़ी देर बाद ही वो औरत यहाँ से गुजरने वाली है, तो तुम सभी लोग अपनी आंखों से उसे देख लेना। कि तभी ये ओल्ड लेडी रॉबिन से कहती है कि ओरोबी मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है और वो ये है कि तुम्हें शोगुन ओरोची ने अपने बैंक्वेट में इनवाइट किया है। और यहाँ पर लूफी कमर तोड़ काम कर रहा होता है। तभी 2 बंदे इसके पास आते हैं और कहते हैं, लूफी तारो सर आप तो काफी ज्यादा फेमस हो गए हैं, वैसे आप कौन से परिवार से बिलोंग करते हो? हाँ आजकल तो हर जगह आपके ही चर्चे हो रहे हैं। पर लूफी इन दोनों को इग्नोर करता है और यहाँ पर उसी ओल्ड मैन से मिलता है और लूफी कुछ टोकन्स को इस ओल्ड मैन को दे देता है। पर तभी राइजो यहाँ पर आ जाता है और लूफी को बताता है कि लूफी मुझे तुम्हारे हैंडकफ्स की चाबी के बारे में पता है कि वो कहाँ पर है, पर उसे निकालना काफी ज्यादा मुश्किल है। मेरी बात को गौर से सुनो, मुझे बस थोड़ा सा समय दो, मैं तुम्हारे हैंडकफ्स की चाबी को लेकर आऊंगा, बस तब तक यहाँ पर कोई भी सीन क्रिएट मत कर देना। जिस पर लूफी भी मान जाता है और यहाँ पर कोमुरासाकी को देखने के लिए फ्लावर कैपिटल के अंदर दूर दूर से लोग आए हुए थे और ओतोको कोमुरासाकी के पास जाकर कहने लगती है, बड़ी बहना मुझे माफ कर देना, मुझे आने में देरी हो गई ना। जिस पर कोमुरासाकी इसके सर पर हाथ रख कर कहती है, मुझे बिना बताए ऐसे कहीं मत जाया करो, मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगती है। कुछ लोग इसे देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कुछ बूढ़े लोग भी होते हैं जो कि इसे देखकर रो रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि कोमुरासाकी तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, क्या हो गया भाई ने। जिसके बाद हम दोबारा से लूफी को देखते हैं और तभी इसके सामने कालीबू आ जाता है जिसे कि हम पहले के पार्ट्स में देख चुके हैं। स्ट्रॉ हेड तुम तो काफी ज्यादा मेहनत करते हो। भाई क्या हो गया तुझे बोला तो था छुट्टे नहीं है, मेरा पीछा छोड़ दो। क्या ये बार बार मुंह उठा के मेरे सामने आ जाता है, मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। और गाइस लूफी की मुलाकात कारीबू से साबाओडी आर्क में हुई थी जहाँ पर इसने लूफी की शिप पर हमला करने की कोशिश की थी पर इसे इन लोगों ने धर लिया था और इनके साथ फिशमैन आइलैंड में भी पहुंच गया था जहाँ पर जाकर इसने वही अपनी पुरानी हरकतें करना शुरू कर दिया। और उसके बाद लूफी और उसकी पूरी क्रू इसकी बैंड बजाकर रख देती है और अब ये यहाँ पर कैसे पहुंचा इसके बारे में हमें बताया जाता है। फिशमैन आइलैंड से निकलने के बाद ये बंदा न्यू वर्ल्ड
वर्ल्ड में गया और इसने अपनी क्रू को फॉर्म किया, लेकिन फिर ड्रेक के हाथों ये पकड़ा गया, जिसके बाद ड्रेक ने इसे वानो में पार्सल कर दिया और तब से लेकर अब तक ये उडॉन के इस लेबर कैंप में एक प्रिजनर के तौर पर काम कर रहा है। और बस तब से ही कारिबो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और अब इसकी मुलाकात लूफी से हो जाती है और कारिबो लूफी को कन्विंस करने की कोशिश करता है। स्ट्रॉ हैट, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो ना प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार। मैंने कहा ना नहीं जाना भाई, मुझे नहीं लेकर जाना तुझे। मैं जानता हूँ तुम्हारे पैर एक जगह पर नहीं टिकते, तुम यहाँ से निकलने वाले हो है ना, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो ना प्लीज। जिसके बाद हम क्यूशिरो फैमिली का सीन देखते हैं, जहाँ पर क्यूशिरो के सामने इसके सारे चमचे आकर इसे बता देते हैं कि कैसे फ्लावर कैपिटल के स्ट्रीट के अंदर एक शेफ ने इन्हें बुरी तरह से पीटा। ठीक है, फिर क्वीन से कांटेक्ट करो और उनसे कहो कि असासिन को यहाँ पर भेज दे। मैं भी देखता हूँ अब उस शेफ की जान कौन बचाता है। वहीं दूसरी तरफ फ्लावर कैपिटल के अंदर शोगुन पैलेस का सीन देखते हैं, जहाँ पर अभी ओरोची मौजूद होता है और अब ये शोगुन अपने बीस्ट फॉर्म में होता है और इसे खबर मिल जाती है कि कोमोरासाकी यहाँ पर आने वाली है आज, जिस पर ये कहता है कि आज मैं उसे अपना बना कर ही रहूंगा। और तभी हम स्ट्रीट के अंदर कुछ लोगों को देखते हैं जो कि कोमोरासाकी को मारने का अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये लोग कुछ भी कर पाते तभी बॉडीगार्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं और इन सभी को धर लिया जाता है। अब ये सभी लोग कोमोरासाकी को मारना क्यों चाहते हैं इसके बारे में हमें बताया जाता है। एक साल पहले हम इसी बुड्ढे को देखते हैं जहाँ पर ये बहुत मजे कर रहा होता है और आसपास जितनी भी लड़कियां होती हैं इन सभी से कहने लगता है कि तुम सभी बस मेरा ख्याल रखती रहो, एक दिन मैं तुम सभी के कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीद लूंगा, जिसके बाद तुम सभी लड़कियां आजाद हो जाओगी। और बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स दिखाते हुए कहता है, जरा देखो मेरे पास कितना सारा पैसा है, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और एक रात ऐसी भी आती है जब इसकी मुलाकात कोमोनोसाकी से होती है, जो कि रोते हुए इस बुड्ढे से कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से आजाद कर दीजिए, मैं ओरोची सामा की पपेट बनने से अच्छा तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहूंगी। और ये ओल्ड मैन जिसका नाम बिंगो है ये कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें आजाद करवाने के लिए कुछ भी करूंगा। जिस पर कोमोनोसाकी बताती है कि अगर आप मुझे आजाद करवाना चाहते हो तो आपको मेरे कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना होगा, जो कि बहुत ज्यादा महंगा है। पर बिंगो इसकी बातों में आ जाता है और हर रात इसे पैसे लाकर दिया करता था। इन्हें तुम अपने पास रख सकती हो, जब सारे पैसे पूरे हो जाएंगे तो मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को खरीद लूंगा। ये बिंगो बहुत ही बुरा आदमी होता है। दरअसल ये बंदा पहले सीन क्रिएट करता था, ये ऐसी हरकतें करता था कि लोग इससे कर्जा लेने के लिए मजबूर हो जाते थे और इन्हें बहुत आसानी से दे देता था। पर जब पैसे वापस लेने की बारी आती है तो उनसे डबल अमाउंट मांगता था इंटरेस्ट के नाम पर, जिसकी वजह से बेचारे लोग जो कि इसे पे नहीं कर पाते थे ये उनकी जमीन जायदाद यहाँ तक कि उनके घर मकान कपड़े तक सब कुछ अपने पास रख लेता था और उन्हें बेचकर ही जो भी पैसे आते थे सीधा कोमोनोसाकी को दे देता था। ऐसे ही एक रात इसके पास बहुत सारे पैसे हो भी जाते हैं। अब मैं तुम्हें कल आजाद कर लूंगा। पर आज सुबह ही यहाँ पर एक नया कस्टमर आया जिसने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए मेरे ओनर के पास एक बहुत बड़ी बोली लगाई थी। चिंता मत करो, मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ से आजाद करके ही रहूंगा। बिंगो कोमोनोसाकी के प्यार में इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि अपना घर परिवार सब कुछ बेच देता है, यहाँ तक कि इसकी पत्नी भी कहने लगती है कि मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ और मैं अपने मायके जा रही हूँ। ऐसे ही एक महीना और गुजर जाता है। बिंगो की तबीयत भी खराब हो जाती है, पर ये बंदा मेडिसिन पे भी पैसे वेस्ट नहीं करता है और आखिरी 500 गोल्ड कॉइन्स को भी कलेक्ट करता है और बहुत खुशी के साथ कोमोनोसाकी के पास जाने लगता है। कोमोनोसाकी मैं आ रहा हूँ, आज से आप मेरी हो जाओगी। पर उस रात कोमोनोसाकी बीमार होने की वजह से इससे मिल नहीं पाती है, तो ये बंदा बच्चे कुछ 500 गोल्ड कॉइन्स भी उसे दे देता है और बोलता है कि ठीक है तुम इन पैसों को हर हालत में कोमोनोसाकी को दे देना, मैं उससे सुबह मिलने आऊंगा। सुबह लड़खड़ाती हुई हालत में बिंगो एंटरटेनमेंट हाउस के पास पहुंच जाता है और कोमोनोसाकी को जोर जोर से आवाजें देने लगता है। कोमोनोसाकी आज से हम दोनों आजाद हैं, आज से आप मेरी हो जाओगी और हम दोनों साथ में जिंदगी व्यतीत करेंगे। और सभी लोग इसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं। अभी वो बूढ़े आदमी अपनी उम्र देखकर ठरक दिखाए कर। मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम सभी हंस क्यों रही हो? पर बिंगो के होश तो तब उड़ जाते हैं जब कोमोनोसाकी बाहर आती है और बताती है कि असल में जो पैसे तुमने मुझे दिए थे मैंने वो सारे खर्च कर दिए अपने मेकअप के ऊपर, पर तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और ऐसा बोलकर अंदर चली जाती है और बिंगो रोने लगता है। भाई साहब इतना बड़ा धोखा भाई, जिस औरत के लिए इस बंदे ने अपना घर परिवार सब कुछ बेच दिया उसी औरत ने इसे आज सबके सामने लूट लिया। तभी क्यूशिरो यहाँ पर आता है और बोलता है कि अच्छा तो वो तुम हो हाँ, जो कि आजकल कोमोनोसाकी के पास भटक रहा है। हाँ, क्यूशिरो अपने गुंडों को भिजवाता है और इसे बुरी तरह से पिटवाता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर कोमोनोसाकी को जब उस सब फ्रैंकी और अपना सांजी ठरकी भैया देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। पर ये जो 3 ठरकी बुड्ढे हैं जिन्हें की कोमोनोसाकी ने लूट लिया था, ये सभी लोग इसे देखकर गालियां दे रहे होते हैं और बोलते हैं कि हमारे सारे पैसे वापस करो। अच्छा तो तुम्हें अपने पैसे वापस चाहिए? हाँ, वो तो एक तोहफा था ना जो कि तुमने मुझे दिया, और एक मर्द जो कि तोहफा देकर उसे वापस मांगे, उससे ज्यादा घटिया इंसान कोई नहीं हो सकता। तभी कैपिटल के ऑफिशियल्स इन सभी को धर लेते हैं। मुझे गरीब लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, प्लीज इन्हें मेरी नजरों से दूर ले जाओ। इसके बाद हम जोरो को देखते हैं। जोरो अभी बारिश में एक जगह पर फंस जाता है, जिसकी वजह से एक गैम्बलिंग हाउस में रुक जाता है। सट्टेबाजी में अपना हाथ आजमाता है और जोरो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा होता है। इसके बाद हम नामी को देखते हैं, जहाँ पर किनेमोन से बताता है कि जोरो गायब हो चुका है। किनेमोन हमें माफ कर देना, हम जहाँ भी जाते हैं हमारी ये छोटी बच्ची डोरा द एक्सप्लोरर कहीं भी निकल जाती है, पर एट द एंड तुमसे जरूर मिल जाएगा किनेमोन, चिंता मत करो। यहाँ पर कैरेट और वांडा खाना चुराने के लिए आए होते हैं और कुछ खाने को चुरा भी लेते हैं, पर अपने पीछे एक नोट को भी छोड़ देते हैं जिसमें लिखा होता है कि यहाँ पर आतामायामा थीव्स ब्रिगेड के जो सभी लोग थे वो यहाँ पर आए थे और उन सभी ने ही खाने को चुराया है और मैं उनका लीडर शुतिन मारू बोल रहा हूँ। ये सभी लोग इस नोट को छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद हम उस कारपेंटर शॉप को देखते हैं जिसका ओनर यानी कि मेनातोमो फ्रैंकी को डांट रहा होता है कि भाई इतना लेट क्यों आया तू? मास्टर सर जी, अगर आप मुझे ओनिकाशिमा का ब्लूप्रिंट दिखा दो किसी तरह नाल तो मैं
यहाँ पर 10 गुना ज्यादा काम करने के लिए तैयार हूँ सर जी। ठीक है, पर एक सेकंड, मुझे तो याद आया 10 साल पहले ही मैंने उस ब्लूप्रिंट को बेच दिया था। ये सुनकर फ्रैंकी को गुस्सा आ जाता है। साले बुढ़िया, तेरा दिमाग खराब है। मैं उस ब्लूप्रिंट के लिए यहाँ पर कब से न जाने काम कर रहा हूँ। तू मैंने वही दस रहा कि तूने 10 साल पहले उसको बेच दिया। तेरी ऐसी थी तैसी रुक तू। और फ्रैंकी लिटरली इस बंदे पर हमला कर देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, अपने मास्टर पर हमला करते हो, यहाँ से निकल जाओ। हाँ मैंने भी कोई शौक नहीं है थे रुकने दा, चल जा बुढ़िया। जिसके बाद फ्रैंकी एक शॉप में जाता है जिसके पास उस बूढ़े ने उस ब्लूप्रिंट को बेचा था। हाँ भी, आज से 10 साल पहले वानो के उस फेमस कारपेंटर ने यहाँ पर कोई ब्लूप्रिंट वगैरह बेचा था क्या? ये बंदा अपने दिमाग पर जोर लगाता है। हाँ, या तो आया मुझे कुमागुरो नाम का एक बंदा था जो कि उस पर स्टडी करना चाहता था, इसी वजह से उसने उस ब्लूप्रिंट को मुझसे खरीद लिया था। और फ्रैंकी उस बंदे के पास जाता है। यहाँ पर ये बंदा बताता है कि मुझ पर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था, तो मेरे मकान मालिक को मैंने वो नक्शा दे दिया ताकि अपना रेंट पे कर सकूं। अब फ्रैंकी ओबी नाम के उस लैंडलॉर्ड के पास जाता है जिसे कि इस बंदे ने वो नक्शा बेचा था। और एक ओबी लैंडलॉर्ड बताता है कि मेरी जो एक फेवरेट गीशिया थी मैंने उसे ये एज अ गिफ्ट के तौर पर दे दिया था। अब बेचारा फ्रैंकी यहाँ से वहाँ से यहाँ दौड़ता दौड़ता एक बंदे के पास पहुंच जाता है जो कि बोलता है कि हाँ, मुझे एक आदमी मिला जिसने अपना चेहरा ढक रखा था और उसने मुझसे वो सारे ब्लूप्रिंट्स खरीद लिए और उसने बस इतना बताया था कि वो कूरी से आया है। अब फ्रैंकी इस खबर को किनेमोन तक पहुंचा देता है कि जिसके पास काइडो के ओनिकाशिमा का ब्लूप्रिंट है वो बंदा कूरी से बिलोंग करता है। ये बात सुनकर किनेमोन सोच में पड़ जाता है कि कूरी में वो कौन सा बंदा होगा जिससे कि काइडो के मेंशन के ब्लूप्रिंट में इंटरेस्ट होगा। तभी वांडा और कैरेट भी यहाँ पर आ जाती हैं, सारे वेपन्स और खाना लेकर। बहुत बढ़िया, क्या तुमने वो नोट छोड़ दिया क्या कुड़ियों? जी सर, हमने उसे छोड़ दिया था। और कैरेट पूछती है कि क्या ऐसा करना ठीक होगा क्या, क्योंकि ऐसा करने से शुतिनमारू यानी कि आशिरादोची खतरे में आ जाएंगे, काइडो के सभी लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे। हम यही तो चाहते हैं, अगर उन पर हमला हो जाता है तो वो लोग भी गुस्से में आ जाएंगे और हमारा साथ देंगे काइडो के अगेंस्ट इस वॉर को जीतने में। मैं जानता हूँ कि उसने बीते 20 सालों में बहुत कुछ झेला होगा, पर अगर हमें काइडो को हराना है तो हमें आशिरादोची की मदद की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर जोरो अभी भी सट्टेबाजी में लगा होता है, पर यहाँ का जो ओनर होता है ये चीटिंग करता है, एक नीडल के जरिए से टाइस की पोजीशन को चेंज कर देता है। जोरो ने यहाँ पर ऑड्स पर बेट लगाया होता है, पर उस ओनर के बेईमानी करने की वजह से इस बार इवन आता है। ये देखकर ये बंदा हंसने लगता है और पूछता है कि क्या तुम अभी भी खेलना चाहते हो क्या, पर जोरो अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। इस बार मैं इवन चुनता हूँ। तभी ये मैनेजर दोबारा से चीटिंग करता है और इस बार टाइस में जो टोटल नंबर्स आए थे वो थे 4, पर ये बंदा एक पासे की पोजीशन को बदल देता है जिसकी वजह से अब नंबर होता है 3। पर जोरो की ऑब्जर्वेशन यहाँ की कितने ज्यादा अलग लेवल पर है ये हम सभी लोग जानते ही हैं। तो जोरो इस चीज को भांप लेता है और समझ जाता है कि यहाँ पर चीटिंग की जा रही है। कि तभी जोरो अपने हाथ पर आर्मामेंट हाकी की कोटिंग करता है और बिना स्वॉर्ड के ड्रैगन ट्विस्टर नाम की टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी तेज आंधी चलती है कि घर का आधा हिस्सा उड़ जाता है और उस फ्लोर के नीचे छुपा हुआ वो बंदा भी नजर आ जाता है जो कि चीटिंग कर रहा था, जैसा कि मुझे मालूम ही था। साले चीटर। और जोरो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है जिससे कि बिना अपनी तलवार को हिलाए इन सभी को इतना ज्यादा दहशत में डाल देता है कि सभी लोग डर के मारे बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। अब बड़े से चेहरे वाला आदमी जोरो से कहने लगता है कि अब तुम्हें तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुमने इन्हें ठीक ठाक सबक सिखा दिया है। हाँ तो क्यों ना आप सारे पैसे इस जेंटलमैन को दे दीजिए। हाँ ओनर जी, इनका हक बनता है इन पैसों पर। जिस पर ये ओनर भी चुपचाप दे देता है और बोलता है कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल दिखाने कभी मत आ जाना। इसी के साथ जोरो इस बंदे के साथ कीवी में पहुंच जाता है जो कि लैंड ऑफ वानो की ही एक जगह है। और पूरे रास्ते में ये बंदा जिसका नाम तोनोयासु है, ये बंदा बोल बोल कर जोरो के कान पका देता है और जोरो को बताता है कि भाई मैं तुम्हें अपना नाम तो बताना भूल ही गया, मेरा असली नाम तोनोयासु है पर लोग मुझे साइको यासु भी बुलाते हैं। ये सारी बातें छोड़ो, एक बात बताओ, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? हाँ, जिस पर ये बंदा बताता है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मुझे लगा कि शायद मुझे तुम्हें फॉलो करना चाहिए। कि तभी चलते चलते ये लोग फ्लावर कैपिटल को देख पाते हैं, जिसे देखकर ये बंदा बताता है कि ये जो फ्लावर कैपिटल अभी तुम देख रहे हो इसके आगे इबिसु टाउन मौजूद है जहाँ पर मेरा घर है। अब जोरो को इबिसु नाम में इंटरेस्ट आ जाता है। इसके बाद हम ओरोची को देखते हैं जो कि अभी CP0 के साथ मीटिंग कर रहा होता है और ओरोची इनसे कहता है कि तुम लोग भी यही चाहते हो ना कि हम वानो कंट्री के बॉर्डर्स को ओपन ना करें, है ना। दरअसल जब डोफ्लामिंगो ड्रेस रोजा पर राज किया करता था तो वानो से जितने भी वेपन्स बनकर डोफ्लामिंगो के पास डिलीवर होते थे ड्रेस रोजा के अंदर, डोफ्लामिंगो उन सभी हथियारों को वर्ल्ड गवर्नमेंट, पायरेट्स और बाकी कुछ और लोगों को हर जगह सेल किया करता था। पर अब जब क्योंकि डोफ्लामिंगो पकड़ा जा चुका है तो इनके बीच की ये चेन टूट चुकी है। इसी वजह से CP0 डायरेक्टली वानो आई है वेपन्स को बाय करने के लिए। अब ओरोची इस मौके का फायदा उठाता है क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं तो हम जो मर्जी चाहे तुमसे डिमांड कर सकते हैं। पर तुमने ऑलरेडी हमसे बहुत कुछ मांग लिया है। इस बार हमने एक वॉरशिप की डिमांड की है, लेकिन अगली बार मुझे डॉक्टर वेगापंक चाहिए। सर ये तो नामुमकिन है। और सुनते साथ ही ओरोची इस बंदे का सर उड़ा देता है पर ये बंदा अपने सर को बचा लेता है। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि ये नामुमकिन है या मुमकिन है। और तभी ओरोची अपनी बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और इस बार अपने 5 से भी ज्यादा सरों को उगा लेता है और बोलता है कि हम सेलेस्टियल ड्रैगन्स, नेवी, पायरेट्स किसी से भी नहीं डरते हैं। अगर तुम सभी लोग एक साथ मिलकर भी हम पर हमला करोगे तो भी हमें हरा नहीं सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि मेरे पीछे किसका हाथ है। हाँ, मेरे पीछे काइडो का हाथ है।